बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे जो आज ही फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के बारे में एक तफसीली फैसला जारी किया, जबकि शॉर्ट ऑर्डर तो पहले ही आ चुका था और हमें यह तो पता लग गया था कि रेफरेंस जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, गैर कानूनी माना गया और एफबीआर को कहा गया कि मोहतरम जज साहब की जो बेगम साहिबा हैं उनके चूंकि नाम पे हैं जायदादें लंदन में, तो इसलिए उनके बारे में एफबीआर सारा हिसाब किताब चेक कर ले कि कमाई क्या थी, कहां से पैसे आए और किस चीज जायदादें कैसे खरीदी गई, वो पैसा बाहर कैसे गया। और ये जो फैसला था उसके बारे में फिर बाद में एफबीआर को भी ये ऑर्डर्स भिजवा दिए गए और एफबीआर को कहा कि तहकीकात के बाद आप इसके बारे में जो भी तफसीलात आपके पास आए वो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दें और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बारे में फिर फैसला कर सकती है कि अगर उन्होंने सो मोटो नोटिस लेके तो इस केस को आगे चलाना है या नहीं चलाना। तो ये तो उस लिहाज से एक आप कह लीजिए कि एक दरमियानी जगह पे आके रुक गया मामला। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद एफबीआर ने कुछ तहकीकात की, आमदन चेक की और फिर गालिबन बाज ऐसे शवाहिद उनके नोटिस में आए एफबीआर के जहां उन्होंने समझा कि टैक्स एवेजन हुई है कुछ, तो उन्होंने जज साहब की मोहतरमा बेगम साहिबा के ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। जुर्माने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहतरमा ने जो कुछ भी अपने शवाहिद पेश किए या कागजात वगैरह पेश किए, एफबीआर उससे मुतमईन नहीं था। बहरहाल अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्या भेजते हैं ये बात की बात है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके बारे में क्या करती है ये उनका अपना फैसला होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसमें से जो अहम चीजें मैं समझता हूं कि बहुत वैल्यू रखती हैं, जो तस्लीम नहीं हुई, एक तो ये कि अदालत ने ये कहा कि जनाब ये तो आपने खुद माना कि जो जायदादें लंदन में हैं वो आपकी यानी आपकी मिसेज और आपके बच्चों की हैं, लिहाजा ये तो अब एक चीज तय हो गई कि जब जायदादें आपकी हैं तो उसकी मनी ट्रेल, उसका पैसा, फंडिंग कैसे हुई वो आपको या आपकी बेगम को देना होगी। तो ये एक जरूरी बात थी। चुनाचे अदालत ने फैसला किया कि जज साहब ये महसूस करते हैं कि ये रेफरेंस बदनीयती पे मबनी था। बदनीयती पे मबनी नहीं है वो, इसलिए कि अगर कोई झूठा इल्जाम लगाया जाए तो वो तो बदनीयती पे मबनी हो सकता है। अगर जायदादें जस्टिस साहब की नहीं हैं और कहा जाता है कि जनाब इनकी ये जायदादें हैं और इनको पकड़ा जाए, पूछा जाए, तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि जनाब मेरी तो है नहीं और मेरे ऊपर बदनीयती से इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन जब जायदादें आपकी हैं, इल्जाम दुरुस्त है, तो फिर बदनीयती किस बात की? सो बदनीयती अदालत ने रिजेक्ट कर दी, ये सोच के बदनीयती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर जासूसी की जाती रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मेरे बारे में जासूसी करती रही हैं, और वो भी इल्जाम जो था वो रिजेक्ट कर दिया अदालत ने, क्योंकि कोई ऐसे शवाहिद पेश ना किए जा सके जिससे ये पता चले कि उनका टेलीफोन सुनने की कोशिश की गई या उनके किसी खानदान के फर्द का पीछा किया गया या इनके घर जाके वहां पे कोई जासूसी की कोशिश की गई। कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि जज साहब के ऊपर कोई जासूसी की गई। सो ये भी एक गलत इल्जाम था। फिर एक इल्जाम ये भी था कि शहजाद अकबर साहब, जो कि एसेट रिकवरी यूनिट गवर्नमेंट ने जो बनाई, जिससे वो समझते हैं कि जो लोग करप्ट लोग हैं जिन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन की है सरकारी पैसे की या उन्होंने पैसा चोरी किया है, उनसे रिकवरी के लिए एक यूनिट बनाई और वो यूनिट अपने तौर पे काम कर रही है। इसका जवाब भी उन्होंने चैलेंज किया कि जी ये तो काम कर ही नहीं सकते थे, इनका कोई राइट नहीं था क्योंकि ये खुद गैर कानूनी है अदारा या ऑर्गेनाइजेशन और इनको कोई हक नहीं था कि मेरे एसेट्स के बारे में पता करें, लिहाजा ये गैर कानूनी चीज है, इसको गैर कानूनी अदारे को खत्म किया जाए। चुनाचे वो भी अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अदारा जो है ये एक सियासी अदारा है जो कि प्राइम मिनिस्टर का राइट था बनाने का,
उसने अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए क्रिएट किया, और इसका कोई ऐसा जवाब हमें नहीं नजर आया जिससे ये कह सकें कि ये गैर कानूनी है। चुनांचे ये भी अदारा मौजूद रहा। इसके अलावा यह कहा गया कि मेरे खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। जब ये चीजें सारी देखी गई और कहा गया कि जनाब मीडिया से ऐसा मवाद जमा किया जाए, तो वो भी कोई ना मिला, जिससे पता चला कि ये इल्जाम भी झूठ पे मबनी था। अब बात यह है कि जायदादें फायज ईसा साहब की थी, पहले दिन से ये चीज पता लग गई, उनकी बेगम की थी। ये केस बड़ा लंबा वक्त तक चलता रहा और इसमें बज़ाहिर आप कह लीजिए कि करप्शन को बचाने के लिए, करप्शन का दिफा करने के लिए हमारी वकला की कम्युनिटी बाहर आ गई, बार काउंसिल सारी खड़ी हो गई कि जी जुल्म है जज के साथ, ये वो। भाई रियासत के साथ जो जुल्म हो रहा है वो कौन देखेगा? अगर मिसाल के तौर पे कल जज साहब अपनी मनी ट्रेल ना दे सके, उनकी बेगम ना दे सके, तो जाहिर बात है कि ये फिर रियासत के साथ ज्यादती हुई। आपको वो नजर नहीं आती, दिफा के लिए निकल आए। अगर वकला जुर्म करें, अस्पताल पे लाहौर जाके किया, उन्होंने हमला किया, लोग मारे गए, कोई पूछने वाला नहीं, किसी ने कोई किसी के ऊपर मुकदमा नहीं कायम किया, ना कोई सो मोटो हुआ। और इसी तरह जजों पे कोई निकल आए तो ये वकील सारे मैदान में आ जाएंगे। ये क्या मजाक है इस मुल्क के अंदर? तो ये एक बड़ी परेशान कुन सी सूरत हाल है कि हर चीज में बार काउंसिल ने टांग अड़ानी है, और टांग भी अड़ानी है रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। उससे नजर आता है कि ये बार काउंसिलें भी पोलिटिसाइज्ड हैं, इनमें सियासी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं जो इंसाफ की बुनियाद पे या वतन की भलाई की बुनियाद पे बात नहीं करते, वो अपनी सियासी वाबस्तियों की बुनियाद पे ये काम करते हैं, जो तकलीफ दे है। और मेरा ख्याल है कि अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब चीज ये है कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां जज साहब ने बदनीयती के इल्जाम आयद किए और जासूसी के इल्जाम आयद किए। ये एक बड़ा खास इसमें एक नुक्ता है जो समझने वाला है। जज साहब ने प्ली ये ली थी, फायज ईसा साहब ने, जस्टिस फायज ईसा साहब ने ये प्ली ली थी कि मैंने चूंकि फैजाबाद धरने का फैसला किया उस केस का, तो उसकी वजह से मुझे ये निशाना बनाया जा रहा है। मैं इस चीज को बार बार गौर करता रहा, सोचता रहा कि क्या है इसमें। सिर्फ एक चीज हुई थी कि जब फैजाबाद धरने का फैसला आया तो एक रिव्यू पिटीशन दी गई। आपने जिन लोगों पे अपना फैसला सादर किया, ये उनका एक आईनी कानूनी हक है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। जिस तरह के पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी, जिसका बाद में फैसला आया। तो ये उस चीज को इन्होंने उजागर किया और कहा कि चूंकि एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, इस वजह से मुझे ये शक है कि ये जो मुझे निशाना बनाया जा रहा है, इसमें बदनीयती शामिल है। ये बदनीयती तब शामिल होती अगर आपके वो एसेट ना होते, लेकिन एसेट तो आपके ही हैं। इतना लंबा धंधा आपने चलाया क्यों? आप ला के अपनी मनी ट्रेल यूं रखते तो केस अगले दिन खत्म हो जाता, और फिर आप कहते कि जी मेरी मनी ट्रेल भी मौजूद है, मेरा सब कुछ है, और मुझे इन्होंने इस तरह शर्मसार करने की कोशिश की है। बिल्कुल हम भी महसूस करते कि किसी ने ये एक भोंडा इल्जाम लगाया है, जबकि सब कुछ ठीक था। लेकिन आपने मनी ट्रेल देने का काम नहीं किया, बाकी आपने सब कुछ किया कि जी फलां मेरे साथ दुश्मनी करता है, फलां ने मेरे साथ धोखा कर दिया, फलां जो है वो मेरी जासूसी कर रहा है, उसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत खराब है। भाई नीयत सबकी खराब हो सकती है, होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, नीयतों के हाल अल्लाह को पता है। लेकिन ये जो 1-1.5 साल हमने इस दुख में, इस कर्ब में गुजारा, हमारी अदालतें इसमें मसरूफ रहीं, गवाहान, हुकूमत के अदारे, क्या अच्छा होता और आपकी भी अजमत नजर आती और सारा वक्त भी बचता, दूसरों की बदनीयती भी जाहिर हो जाती। आप मनी ट्रेल ला के सामने रख के इसको एक दिन में केस को खत्म कर देते। वो आपने नहीं किया और बाकी सारी दुनिया पे इल्जाम आप लगाते रहे। अब मैं सोचता रहा कि ये आखिर बदनीयती और जो जो धरने का, फैजाबाद धरने के फैसले से इसका लिंक जोड़ा क्या, इसकी वजह क्या है?
मैं जो समझ सका हूं वो ये है कि ये जो इल्जाम था, ये बोला, दर हकीकत ये जज साहब के ऊपर जमीर का बोझ है, क्योंकि उस फैसले में इन्होंने वो कुछ लिखा जिसका कहीं ताल्लुक नहीं था उस धरने से। इन्होंने उस धरने के बारे में कोई तहकीकात नहीं की, यानी वो नहीं किया कि उसके बारे में अगर आर्मी पे इल्जाम है, आईएसआई पे, तो उनका भी मौकफ सुन लिया जाए। वो काम नहीं हुआ। तो अंदर कहीं एक खलिश है जो आपको तंग करती है कि आपने ये काम गालिबन दुरुस्त नहीं किया, जो मेरी नजर में है कि आपने दुरुस्त नहीं किया। और अगर आपने दुरुस्त नहीं किया तो अब आपको हर चीज उससे लिंक होती नजर आएगी, क्योंकि आपको यह अंदाजा होगा कि अगर आपने दुरुस्त नहीं किया तो जिसके खिलाफ फैसला किया गया, क्या वो नहीं समझ रहा ये बात? तो ये मुझे तो इसमें सारा किस्सा यही नजर आया है कि अंदर की खलिश बाहर आ रही है और वो आपको बता रही है कि जनाब ये ऐसे नहीं ऐसे है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, मेरे खिलाफ वो हो रहा है। हकीकतन उस फैसले में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर ये कहा जा सकता है कि वो फैसला सही, दुरुस्त और इंसाफ के मुताबिक नहीं हुआ। उसमें पहली बात तो ये कि हुकूमत से चेक किया जाता कि ये किसके हुक्म पे आईएसआई वहां पे ये सुलह सफाई या ये एग्रीमेंट और या वहां पे धरना खत्म कराने का काम कर रही थी। क्या ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आज कहते हैं कि आईएसआई तो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे अमल करती है, इमरान खान को पकड़ना चाहिए, अगर आईएसआई ने कराची में कुछ किया तो ये इमरान खान है क्योंकि उसके हुक्म पर अमल होता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे वो करते हैं। तो भाई धरने में भी तो आपके कहने पे गए थे, क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं आपने जाके ये अदालत को रोका और कहा कि जनाब इनका मौकफ सुने, या हमने भेजा था इनको? क्योंकि आपको सूट करता था कि बावजूद इसके कि हुक्म आपने दिया और आप जाके छुप जाएं पर्दे के पीछे और उनको अपने अदारे को जलील होने दें। ये है आप लोगों के काम। चुनाचे ये फैसला जहां आईएसआई पे इल्जाम डाला गया, उसमें वो चीज ना देखी गई कि ये खत्म नबूवत की वजह से हुआ। खत्म नबूवत का काम हुकूमत ने, पीएमएलएन की हुकूमत ने किया, उसको आईएसआई ने जाके कहा था कि ये हरकत करो। और फिर जब धरना वाले लाहौर से चले और उन्होंने कहा जी हमें जाहिद अहमद का इस्तीफा चाहिए, शहबाज शरीफ साहब उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये जाहिद अहमद के इस्तीफे की बात है तो इस्लामाबाद जाएं, वो मेरा काम नहीं है। तो उनको इस्लामाबाद भेज दिया। क्यों नहीं रोका उनको? आप बाद में इमरान खान का दूसरे धरने के लिए वो जब आए तो आपने रोक लिया। परवेज खट्टक अपना जुलूस लेके चला, उसको कहीं आपने रास्ते में मेरा ख्याल है कहीं हसन अब्दाल के पास ही रोक दिया। इमरान खान को आपने बनी गल्ला से बाहर नहीं आने दिया, तो इस मौलवी को भी वहीं रोक देना था। लेकिन वहां जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं आप जाएं इस्लामाबाद, वहां से जाके फैसला कराएं। तो हकायक जब मुख्तलिफ हैं और फैसले कुछ और होंगे, अदारों की बेतौकीरी होगी, आपके अंदर अपने भी दिल में खलिश रहेगी कि मैंने ये काम गलत किया, तो फिर इंसाफ के ऊपर एतमाद किसका रहेगा? मुल्क चलेगा कैसे? हमारे कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने एक दो चीजें हैं जिनके साथ तकवा को जोड़ा है, और अदल उसमें सबसे पहले है। एदलु हुआ अकरबुल तकवा, क्योंकि सोसाइटी की बका अदल के ऊपर है, इंसाफ के ऊपर है। और अगर इंसाफ नहीं दिया जाता तो सोसाइटी बाकी नहीं रहती। इसके लिए जरूरी है कि अदल कायम किया जाए। मेरी दुआ है कि काजी फायज ईसा साहब को भी इंसाफ मिले पूरी तरह, लेकिन इस पाकिस्तान के हर अदारे और हर फर्द को भी इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।